हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ब्राइट लवेंसिव में, जहाँ मैं आपके साथ प्रॉमिस इन पीसेस का एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिशु एंड कैसिम एंड काओ को बिच्छू से बचाकर गाड़ी से चार मौसम जागीर लेके आने लगता है। अभी वो चार मौसम जागीर पहुँच जाता है एंड वो अपने महल में भी पहुँच जाता है। एंड वहाँ पर किमैसेंग, वूमोंग और घोषांग वहीं गेट पर खड़े होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फर्ट हो रखी हुई होती है। अभी जैसे ही जो बगी थी वो आकर रुकती है, तो वैसे जो बाकी सैनिक थे वो वैनिंग को बगी से उतारते हैं और वो पूरा लहूलुहान हो रखा होता है और वो फेंट हो चुका होता है। और दूसरी तरफ से अपना जो ऋषि होता है वो वैनिंग को बगी से उतारता है। अभी शाम जो होती है वो वैनिंग को देखती है ऐसी हालत में और उसकी आँखों में तो आंसू आ जाते हैं। वो थोड़ा कदम आगे बढ़ती है कि वो तुरंत से जाके अपने वैनिंग को चेक करे, पर वो बीच में ही रुक जाती है। अभी जो किमैसेंग और वूमोंग होते हैं वो उन दोनों को देख के बहुत फिर जाते हैं। अभी किमैसेंग तुरंत से ही जो अपना शिष्य उसके पास आते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली फेंट था। अभी जो अपना किमैसेंग होते हैं शिशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसे जल्दी से जल्दी कक्ष में लेकर चलो। अभी शिशु फोन करता है। अभी कैसिम और वैनिंग को एक कक्ष में डाला जाता है। वहाँ पर भैंसे होते हैं और उनके शिष्य भी होते हैं, वो उन दोनों का उपचार करने लग जाते हैं। वूमोंग, किमैसेंग, शिशु, शांग सब वहीं पर खड़े रहते हैं। अभी वो चारों ही बहुत ब्लड होते हैं। अभी जो किमैसेंग होते हैं वो वैंसी को देखते हैं और कहते हैं दादी जी ये कब तक ठीक हो जाएंगे दोनों को। अभी वैंसी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं घाव बहुत गहरे हैं, रक्त भी बहा है, किंतु जान का कोई खतरा नहीं है। अभी ये सुनकर सभी को राहत आती है। अभी जो वैद्य होते हैं कहते हैं मैं उपचार कर रहा हूँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु अभी जो प्लेकिमैसेंग होते हैं वो कहते हैं परंतु। अभी परंतु सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे लाइक शिशु, घोषांग, वूमोंग एंड किमैसेंग, इनकी सांस अटक गई थी। अभी वो कहते हैं होश आने में तनिक समय लग सकता है। अभी किमैसेंग डेस्परेट होते हुए कहते हैं कितना समय? आज शाम तक? वो कहते हैं ये मैं नहीं कह सकता, आज शाम से कल प्रातःकाल भी हो सकता है। अभी जब किमैसेंग होते हैं वो वैद्य के पास आते हैं और कहते हैं कुछ भी कीजिए पर कैसिम को होश में लेकर आइए जितना जल्दी हो सके। अभी जो वैद्य होते हैं वो उन्हें हैरानी से देखने लग जाते हैं और शिशु, घोषांग और वूमोंग भी अपने किमैसेंग को ही देख रही होती हैं। अभी जो वैद्य होते हैं कहते हैं देखिए महाराज, जितना समय लगता है उतना ही लगेगा, स्वयं से कुछ करके राजकुमार की जान को खतरे में तो नहीं डाल सकता। अभी जब किमैसेंग होते हैं वो वैद्य की बात को समझते हैं और फिर एक व्रत लेते हैं और कहते हैं मैं क्षमा प्रार्थी हूँ वैद्य। अभी वो कहते हैं कोई बात नहीं महाराज, मैं समझता हूँ आप चिंतित हैं। अभी जो अपनी वूमोंग थी ना वो किमैसेंग को बड़ी अजीब तरह से देख रही थी। लाइक जितना डेस्परेट किमैसेंग कैसिम के होश में आने के लिए हो रहा था ना, वो ठीक था कि वो चिंतित था उसके लिए और उसका ये पूछना लाजिम था कि मतलब वो होश में कब आएगा। लेकिन जितनी डिस्परेसी वो दिखा रहा था ना वो अब नॉर्मल थी। जो ईश्वर जो नहीं देख पा रहे थे उन्हें तो ये लग रहा था कि वो चिंतित है इसलिए पूछ रहा है, लेकिन बात ये नहीं थी। कैसिम के होश में आने की जो डिस्परेसी अपने किमैसेंग के अंदर थी ना, उसका कारण कुछ और था जो वहाँ पर ईश्वर उसे हम समझे ना समझे वूमोंग समझ रही थी। हालांकि वो ये नहीं चाहती थी कि जो किम कर रहे हैं उसका रियल मोटिव क्या है, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रही थी कि सिर्फ किसी की चिंता नहीं है जिसके कारण किमैसेंग इतना ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, तो रियल मोटिव क्या है वो भी समझ नहीं पा रही थी। वैनिंग और कैसिम दोनों का इलाज रहता है। अभी जब वूमोंग होती है वैद्य के सामने आती है और कहती है वैद्य क्या ये दोनों ठीक है? अभी वैद्य कहते हैं जी महारानी, राजकुमार वैन और वैनिंग बिल्कुल ठीक है। अभी जो वहाँ पर इतने लोग थे सबकी जान में जान आती है सुनकर। अभी किमैसेंग अपने कैसिम के पास आते हैं और उसे देखकर मन में ही कहते हैं कैसिम मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाया, तुम्हारी माता को नहीं बचा पाया, केवल तुम्हें बचाना मेरे हाथ में था, मुझे क्षमा कर देना। बस अब जल्दी से होश में आ जाओ क्योंकि तुम्हारा होश में आना बहुत अनिवार्य है, तुम्हारे लिए भी
और हमारे लिए भी। और अब मैं जो करने वाला हूँ उसके लिए भी मुझे क्षमा कर देना। तो और कोई मार्ग नहीं है तुम्हें बचाने का और इस राज्य को बचाने का। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी तुम पर भी और इस राज्य पर भी। अभी वो उसे देखते रहते हैं थोड़ी देर तक और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अभी वो पेन केसिंग के पास ही जाके पे बैठ जाती हैं और उसे देख रही होती हैं। वो पेन केसिंग के लिए बहुत चिंतित थी। तो एक और वजह थी जिसके कारण वो चिंतित थी। पेन केसिंग का यहाँ होना ये एक चिंता का विषय था। ऐसा नहीं था कि वो चाहती नहीं थी कि पेन केसिंग यहाँ रहे। पेन केसिंग उनकी बेटे की तरह था, बहुत मानती थी उसे, किंतु अभी पेन केसिंग भूत घाटी का हिस्सा है और सार्जिन की हुकूमत है अभी वहाँ पर। और पेन केसिंग का यहाँ रहना सही नहीं होगा उन सभी के लिए, क्योंकि ये नीति के भी विरुद्ध है। क्योंकि जिस शर्त पे युद्ध हुआ था उसके हिसाब से तो पेन केसिंग पर अभी सार्जिन का अधिकार है और पेन केसिंग का यहाँ रहना अभी राजनीति के भी विरुद्ध होगा और नीति के भी विरुद्ध, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। इसकी वजह से जो बाकी राजा हैं, बाकी लोग हैं, वो उनके खिलाफ जा सकते हैं, उनकी आवाम भी उनके खिलाफ जा सकती है। क्योंकि अगर लड़ाई हुई पेन केसिंग के कारण तो इसमें आवाम पिस जाएगी, जो कि होना गलत है। तो ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही थी और वो बहुत परेशान हो रही होती हैं। और उन्हें एक चीज़ और खटक रही थी कि किस ने ये निर्णय क्यों लिया। हालांकि वो पेन केसिंग से बहुत प्यार करते हैं और जो अपनी उमंग है वो भी पेन केसिंग को यहाँ देखकर, सुरक्षित देखकर खुश है। लेकिन वो एक राजा है, वो अपने जैनरियो के दोस्त हैं, लेकिन सबसे पहले वो एक राजा है। उन्हें अपनी प्रजा का सोचना चाहिए। उसके बाद भी, इतना समझदार होने के बाद भी उन्होंने जो निर्णय लिया है और पेन केसिंग के जिस तरह से वो होश में आने का वेट कर रहे हैं, ये सब उनको बहुत खटक रहा था और अजीब लग रहा था। वो समझ रहे थे कि किरण सेन के उनमें कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ फोमो ही इस बात को लेकर परेशान थी। जीशु भी, जो कि अभी दरवाजे के पास खड़ा था हाथ बांध कर, वो भी पेन की तरफ देख रहा था और वो भी बहुत चिंता में था। पेन केसिंग के लिए भी लाइक जो कुछ भी पेन के साथ हुआ वो काफ़ी बुरा था और उसके लिए उसे बुरा फील भी हो रहा था। लेकिन एक राजकुमार होने के नाते वो भी अपने प्रोजेक्ट के लिए परेशान था कि मैं ऐसे किस निर्णय से वो भी कंफ्यूज था। अभी यहाँ से हमारा सीन शूट होता है। हमें साउचिन और वोयन को दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिकों के साथ और उनके जो कुछ खास आदमी थे उनके साथ महल में ही होते हैं। और उनके जो खास आदमी थे उन्होंने अभी महल को बिल्कुल ही क्लीन करवा दिया होता है। लाइक वहाँ पर औरतों ने, बच्चों ने सुइसाइड किया था ना, तो वहाँ पर से डेड बॉडीज हटा दी गई थी, महल को क्लीन करवा दिया गया था। एंड जो प्रीमियन थे उनको तो अरेस्ट करवा ही लिया गया था। तो अभी महल क्लीन हो गया था। अभी साउचिन और वो यांग दोनों ही वहाँ पर बिच्छू का वेट कर रहे होते हैं। तभी जो सैनिक वहाँ पर बिच्छू के साथ थे, जब ऋषु आकर बहन और बहनी को बचा के ले गया था, वो वहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को लेकर, जो कि फेंट हो चुका था। अभी साउचिन और वोयन उसे देखते हैं तो दोनों ही भागकर उसके पास आते हैं। अभी जब वोयन होता है वो कहता है, बिच्छू ये सब कैसे हो गया। अभी जो साउचिन होते हैं वो बहुत बैठ जाते हैं। वो बिच्छू के काल पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, ये सब कैसे हुआ। वो एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं, वैद्य को बुलाओ। अभी जो वहाँ पर उनके सैनिक थे वो जाते हैं वैद्य को लेने के लिए। उसके बाद साउचिन और वे उनको सवाल नहीं करते, बिच्छू को लेकर लोग वहाँ के कक्ष में आ जाते हैं, जो कि ओरिजिनली अपने पेन केसिंग का ही कक्ष था। वहाँ पर उसे कील डाल देते हैं और थोड़ी ही देर में लाइक बहुत ही जल्दी वहाँ पर वैद्य भी आ जाते हैं। अभी वो फिर बिच्छू को एग्जामिन करने लग जाते हैं और अपना साउचिन और वो वहीं पे खड़े रहते हैं। अभी साउचिन कहता है, देखो अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी जो वैद्य होते हैं वो साउचिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आपसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता है। अभी साउचिन को तो उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस। अरे कहता वो आगे बढ़ने लगता है, तभी बाद उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं, पिताजी रुक जाइए, अभी हमें इनकी आवश्यकता है। अभी जब वैद्य होता है तो साउचिन की तरफ देखता है और कहता है, अपने नेत्रों की क्रोध की अग्नि को शांत रखिए और मुझे मेरा कार्य करने दीजिए महाराज। और ये कहता है वो बच्चों को वापस से ही एग्जामिन करना चाहता है। अभी उसके साथ दो उसके चेले भी थे
जो काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन वो जो वैद्य था वो डर नहीं रहा था। वो वही वैद्य था जिसने वैन केजिंग को जो वैद्य वाली विद्या होती है वो सिखाई थी। तभी उसे आता है ना लोगों का इलाज करना। जो अपने ये वैद्य थे वो अपने वैन केजिंग के गुरु थे, और इस परिवार से अलग, इस राज परिवार से भी वो काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ थे, और यहाँ के राज्य वैद्य थे वो। तो यहाँ जो हुआ है उसकी वजह से उन्हें बहुत दुख हुआ है ना, तभी वो साजिन से बिहेव कर रहे थे। खैर अभी बच्चों का इलाज शुरू हो जाता है, और जो अपने साजिन और भैया होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं। साजिन को भी गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस वैद्य पे, पर अभी बच्चों का बचना बहुत ज़रूरी था। तो वो अभी अपने खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और बच्चों की तरफ ही देख रहे थे। उन बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी, और अपना जो बयान था वो भी बहुत वाइड था अभी बच्चों के लिए। खैर थोड़ी देर बाद जो दर्जी होते हैं वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कर देते हैं, और जो उनके शिष्य थे उनको वो कुछ दवाइयाँ और अर्घ प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। और जो अपना बच्चा था उसकी तरफ में देखते हुए बोलते हैं, लाइक वो जाओजिन और वो यहाँ की तरफ नहीं देख रहे थे, वो उसकी तरफ देखते हुए ही कहते हैं कि ठीक है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं हुई इनके साथ, प्राण सुरक्षित है, घाव गहरे हैं लेकिन ठीक हो जाएंगे। बेहतर होगा कि कुछ समय तक आराम ही करें होश आने के बाद। और मैं दवा बनवा रहा हूँ, उनमें जो लेप है वो दिन में 2 बार लगाना है, और जो अर्घ तैयार किया है उसे खाने के बाद देना है दिन में 2 बार। अभी जो वो यहाँ बताया कहता है, धन्यवाद वैद्य जी। अभी तभी यहाँ पर जो उनके शिष्य थे दवा प्रिपेयर करके आ गए होते हैं। अभी वो दवा जो वैद्य थे वो बेड के पास लेटे हुए तरफ आ देते हैं, और फिर वो यहाँ की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जैसा मैंने कहा है सब वैसा ही रहा तो शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे ये। अभी वो स्माइल करता है और फिर कहता है, पुनः कह रहा हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैद्य कहते हैं, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, मेरी चाहे कोई भी हो, मित्र शत्रु अमीर गरीब कोई भी, ये मेरा कार्य है, और इसके लिए धन्यवाद सुनना मैं पसंद नहीं करता। इस जाओजिन वो यान उसको देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वो फिर बोलता नहीं है, क्योंकि अभी उसे बच्चों की ज़्यादा चिंता थी और ऊपर से वैन केजिंग नहीं मिला था, उसके लिए उसे और गुस्सा आ रहा था। तो अभी वो इन पहलुओं में पढ़ना नहीं चाहता था। अभी जो राज्य होते हैं वो जाओजिन की तरफ देखते हैं, और फिर वैन की तरफ देखते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं, और उनके साथ साथ उनके शिष्य भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपना सर्जन होता है वो बच्चों को देखता है, उसके पास आता है, उसके सर पे हाथ फेरता है, जो कि भी ऑब्वियसली फेंट ही था। अभी फिर वियान बच्चे के पास आता है। अभी जाओजिन बच्चों को देखते हुए ही वियान से कहता है, इसके पास ही रुकना, मैं अभी आता हूँ। अभी वियान कुछ भी नहीं बोलता है और अपना जाओजिन वहाँ से चला जाता है। अभी जाओजिन फिर उन सैनिक के पास आता है। अभी वैद्य जी उन सैनिक के पास ही थे, उन्हें रेड कर रहे थे। फिर जाओजिन वहाँ पे आता है और कहता है, क्या हुआ था वहाँ पे, बच्चों की हालत कैसे हुई, और वैन केजिंग कहाँ है। अभी जो एक सैनिक होता है वो कहता है, महाराज वो महाराज। अभी जाओजिन कहता है, बोलो क्या हुआ है। अभी तो सिहर गया होता है, उसका जो दूसरा वाला सैनिक था वो भी डर गया होता है। अभी वैद्य जी को लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है, और उनके कैसे जलाने से वो अपना कार्य कर रहे होते हैं। अभी उनके शिष्य थे वो भी डर गए होते हैं, और वैद्य जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता है। अभी जो वो सैनिक होता है जो कि महाराज मनोज कर रहा था वो कहता है, सब कुछ हमारे हिसाब से ही चल रहा था महाराज। राजकुमार बैल और उनके सेवक पहने हमें मिल भी गए थे। बिच्छू राजा ने उनके जो सेवक थे उन्हें हरा भी दिया था, क्योंकि जो राजकुमार बहन थे वो बहुत घायल हो गए थे, वो युद्ध नहीं कर सकते थे, और मुझे तो पता भी नहीं कि उन्हें युद्ध आता है कि नहीं। अभी सार्जिन कहता है, जितना पूछा है उतना ही जवाब दो। तो सैनिक कहता है, क्षमा प्रार्थी हूँ जी, वो बिच्छू राजा वैन केजिंग को लेकर आने वाले थे, किंतु पता नहीं कहाँ से 4 मौसम जागीर के राजकुमार साउथिश वहाँ पे आ गए, और उन्होंने और उनकी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। और सबसे पहले तो उन्होंने बिच्छू राजा को ही घायल किया था, उन्होंने ही उन पर आक्रमण किया, उन पर वार किया, जिससे वो बहुत ही घायल हो गए थे। किंतु बिच्छू राजा तब भी वहाँ पर बहुत लड़ रहे थे, उन्होंने अपने तीर को भी निकाल के फेंक दिया था, और बहुत लड़ाई की उन्होंने, किंतु वो घायल थे। और
रक्त बचाने के कारण वो मूर्छित हो गए और वहाँ पर उनकी सेना ने और उन्होंने हमारे बाकी सारे साथियों को मार दिया, मुझे और इसे छोड़ दिया ताकि हम बिच्छू राजा को आपके पास लेकर आए। अभी जो वैद्य जी थे वो भी सब सुन रहे थे, उनके शिष्य भी सुन रहे थे और वो मन ही मन खुश हो रहे थे क्योंकि वो मन ही मन पूरी बात को समझ गए थे कि वहाँ पर क्या हुआ होगा और वैन केसिंग अभी कहाँ है। तो वो तो बहुत ही खुश हो रहे थे। अभी सार्जेंट गुस्से में ही कहता है, तो तुम्हारा अर्थ ये है कि 4 मौसम जागिर के राजकुमार वैन केसिंग को और उनके सेवक को लेकर 4 मौसम जागिर चले गए और उन्होंने ये सब किया है। अभी दूसरा वाला सैनिक कहता है, जी महाराज, उन्होंने ये सब किया है। अभी जो सर्जन होता है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने हाथों की मुट्ठी बांधता है और कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया साल शिशु। एक तो तुम वैन केसिंग को मेरे वैन केसिंग को लेकर चले गए और तुमने मेरे पुत्र पर आक्रमण किया, उसे चोटिल किया। ये बहुत गलत किया है तुमने, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना होगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारा राज्य इसका परिणाम भुगतेगा। अभी जो बच्चे होते हैं उनके चेहरे पे वापस से चिंता की लकीरें आ जाती हैं। वो तो वर्ड होने लग जाते हैं कि अब क्या होगा। चाहे उन्हें एक पल की खुशी हुई थी और उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है और उनके साथ जो शिष्य थे वो भी चिंतित हो गए होते हैं। वो तो पहले से ही थे और अब तो और भी ज़्यादा चिंतित हो गए थे। खैर अभी यहाँ से संक्षिप्त होता है, हमें किन भाषाओं को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने जितने भी खास लोग थे, लाइक मंत्री, सेनापति जो भी थे, उनके साथ वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, उनकी बैठक लगी हुई होती है। अभी किन सिंह कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है उसके कारण आप सभी परेशान हैं और मैं उसके विषय में कुछ भी कहूँ उससे पूर्व मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, बेझिझक मुझे बताइए। अभी जो के महामंत्री होते हैं वो कहते हैं, महाराज आपकी सूझबूझ समझदारी पे हमें कोई संदेह नहीं है और आपका राजकुमार वैन के लिए प्रेम वो भी हम भली भांति समझते हैं, यहाँ हम सब जानते हैं। महाराज जान रहे हो और उनके व्यवहार से आप कितना प्रेम करते हैं, किंतु हम सब बस बहुत चिंतित हैं। हमें आपकी सूझबूझ पे संदेह नहीं है किंतु मन में बहुत भय है। हम बस ये नहीं चाहते कि इस निर्णय से राज्य पर कोई आपदा आ पड़े। हमें पता है कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ के ही लिया होगा। अभी जो अपने किनारे होते हैं उन्हें देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए धन्यवाद महामंत्री, और निसंदेह रहिए, आप सब निसंदेह रहिए। मैंने जो भी कुछ किया है सोच समझ के किया है। हाँ, मैं वैन केसिंग से बहुत प्रेम करता हूँ, वो पुत्र की भांति है मेरे लिए, किंतु मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी प्रजा पर कोई भी हानि हो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ और मैं वैन केसिंग को किसी प्रकार से कोई हानि पहुँचते नहीं देख सकता, किंतु मैं उतना ही प्रेम अपनी प्रजा से करता हूँ। और बस एक बार वैन केसिंग को होश आ जाए तो सब सही हो जाएगा। अभी महामंत्री कहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं महाराज, आपके मन में क्या चल रहा है। अभी जो अपने के नजर होते हैं वो कहते हैं, एक बार वैन को होश आ जाए सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी जो अपने कैमरामैन थे उनसे फिर कोई सवाल पूछता ही नहीं है। वहाँ पर भी जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछता। अब यहाँ से वहाँ से शिफ्ट होता है, हमें वापस से वैन केसिंग, वैनिंग और गुरजांग, साजिशु हमें हमको दिखाया जाता है और भी वहाँ पे कैमरामैन भी आगे होते हैं। अभी वो शिशु की तरफ देखते हैं जो कि वहीं पर बैठा हुआ था सोफे पर। अभी वो कहते हैं, इन्हें होश नहीं आया। अभी जो अपना शिशु था उनकी तरफ देखता है, कहता है, नहीं पिताजी। अभी जो फैनिंग होता है उसे हल्का का होश आने लग जाता है। अभी जैसे ही वो हल्का सा भी गुनगुनाता है, जियांग थी वो एकदम से वैनिंग के पास थी और कहती है, वैनिंग आपको होश आ रहा है। अभी उसकी बात सुनकर जो अपने शिशु और किडमैसेंग और मोहन थे वो भी वैनिंग के पास आते हैं। अभी वैनिंग
अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और सबसे पहले वो रियान की तरफ ही देखता है। वही सामने खड़ी थी ना पहले। अभी रियान होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उसकी तो आंखें भर जाती हैं। अभी वो मैनी को देखते हुए ही कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब ठीक है मैनी। अभी फिर वो रियलाइज़ करती है कि वो कहाँ पे है, तो वो खुद को संभालती है एंड थोड़ा पीछे हट जाती है। अभी वहाँ पर उसके पास आती है। अभी जो मैंने बताया वो फोन की तरफ देखता है और फिर अपने की फजाएं शिशु की तरफ देखता है तो उठने की कोशिश करता है। तभी शिशु कहता है नहीं नहीं मैंने आप आराम कीजिए। अभी वो फिर भी उठने की कोशिश करता है तो कितना से कहते हैं वैनिंग आप आराम कीजिए। अभी वैनिंग फिर लेट जाता है। अभी कितना कहते हैं अब कैसे महसूस कर रहे हैं आप। अभी वैनिंग कहता है बेहतर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों को धन्यवाद कैसे करूँ। शिशु की तरफ देखता है वो और कहता है आज राजकुमार शिशु नहीं होते तो कदाचित आज तो मेरे प्राण ही चले जाते। और राजकुमार वैन तो वो नहीं कहता है, तभी उसे वैन को ख्याल आता है। वो कहता है राजकुमार वैन कहाँ है, राजकुमार वैन कहाँ है, राजकुमार शिशु। अभी जो अपना शिशु होता है वो साइड में इशारा करता है तो अभी वैन अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर वैन किसी बेहोश ही लेटा हुआ होता है। अभी जो वैन होता है वो फिर उन लोगों की तरफ देखता है, वो बहुत चिंतित हो गया होता है। अभी युवराज सिंह कहते हैं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सुरक्षित है, बस उसकी मूर्छा नहीं टूटी है अभी। अभी जो अपना वैन होता है अपनी आँखें बंद करता है और कहता है देवी माँ का लाख लाख शुक्र है। और फिर वो आगे खोलता है और उन लोग को देखता है और कहता है आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं और सुबह जीवित है तो आपके कारण। अभी शिशु कहता है ऐसी बात नहीं है वैनिंग, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन अगर आपने आज उन लोगों का सामना जटिल हालत में भी अकेले ना किया होता ना तो कदाचित मुझे तो देर ही हो जाती। कदाचित जब मैं वहाँ पहुँचता तो जाने क्या मंजर देखने मिलता मुझे। आपने जिस तरह से उन लोगों का सामना किया वो काबिल तारीफ था। अभी शिशु के पास शाम सुनती है तो उसे तो बहुत अच्छा लगता है वैनिंग की तारीफ सुनकर। और वैनिंग ने इतना सब कुछ किया सब जान के उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी युवराज सिंह कहते हैं अभी आप आराम कीजिए वैनिंग, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी वैनिंग बस अपनी आँखें झपकाता है उनकी बात पर। अभी जो पिंकी मैजाक होते हैं वो वैन की तरफ देखते हैं और मन में कहते हैं कब होश में आओगे तुम वैन, शीघ्र होश में आ जाओ ना। अभी जो वो अपने वैन को देख रहे थे, जो पम्मू होती हैं वो किरण को देखती रहती हैं और कहती हैं कि क्या बात है, क्या चल रहा है आपके मन में। अभी जो किरण होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं। अभी वो कहती हैं मुझसे झूठ मत भूलिए, किसी की मूर्छा टूटने की प्रतीक्षा हम सब कर रहे हैं, किंतु उसकी मूर्छा टूटने के लिए इतनी व्याकुलता, ये कुछ अलग है। आप मुझे बताएं। अभी वैनिंग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि लाइक क्या हो रहा है। अभी रियांग भी किन्वाइजन की तरफ देख रही होती है एंड शिशु भी देख रहा होता है। अभी जो अपने किन्वाइजन होते हैं वो कहते हैं मोमो, मैंने जो आज निर्णय लिया है वैन केसिंग और वैनिंग को यहाँ रहने का, उसका परिणाम हम सब भली बातें जानते हैं। अभी वैनिंग भी सुन रहा होता है और वो बैड भी हो रहा होता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जानता है इसका परिणाम क्या होगा और उसे बुरा भी लग रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और वैन के कारण यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन अब तो होगी क्योंकि वो यहीं पे है और उसे पता भी नहीं है कि वो कितने टाइम से है यहाँ पे। अभी वो बहुत बुरा डर रहा होता है। अभी मोम कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन आप जिस तरह से वैन किसी के होश में आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो मुझे विचलित कर रहा है। अभी किन्ना सिंह कहते हैं साहू ने बहुत घाटी पर विजय प्राप्त की है, वैन केसिंग वैनिंग वहीं के हैं, यदि वो यहाँ रहेंगे तो उन पर हम पर सब पर संकट आएगा। दूसरे राजा हमसे मुँह मोड़ लेंगे, हमारा कोई समर्थन नहीं करेगा क्योंकि ये नीति के खिलाफ है और इतना बड़ा नुकसान बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगा। अभी सभी लोग
वहाँ पे सुन रहे होते हैं और सब बिल्कुल ही मौन हो गए होते हैं। अभी जब फूमोती हो गई थी तो आपने इसके विषय में कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। अभी जो अपने किम होते हैं वो हल्की सी स्माइल करते हैं, पर वो स्माइल सैड थी। अभी वो कहते हैं सोचा है, इसीलिए तो मैं किसी के होश में आने के लिए इतना व्याकुल हूँ। अभी मोंग कहती हैं आप क्या सोच रहे हैं किन। अभी वो कहता है आपको याद है जब वेन केजिंग और साउथ इशू का जन्म होने वाला था तो हमने क्या वचन लिया था। अभी जो अपनी होती हैं वो तो एकदम ही शॉक हो जाती हैं उस वचन के बारे में सोचकर। अभी वो किम की तरफ देखती हैं और कहती हैं किन ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आज इतने वर्षों के पश्चात आपको इस वचन का ख्याल कैसे आ गया। आप जानते हैं ये असंभव है। अभी ऋषु कहता है किस वचन की बात कर रहे हैं आप पिताजी, माँ किस वचन की बात हो रही है। अभी जो मोंग होती है वो कहती है कुछ नहीं। अभी ऋषु कहता है बताइए माँ, पिताजी आप बताइए किस वचन की बात हो रही है। अभी वैनिंग और यांग भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए होते हैं कि ऑब्वियसली उन्हें भी तो कुछ पता ही नहीं ना इस बारे में। अभी इनवसेंग कहते हैं बेटा जब तुम्हारा और वेन केसिंग का जन्म होने वाला था तो मैंने, सैनरियो ने, उमियानवान भाभी ने और फूमो ने ये तय किया था कि यदि हम में से किसी को भी पुत्री होती है और हम में से किसी को पुत्र होता है तो हम उसका विवाह कर देंगे ताकि हमारी मित्रता और भी अधिक घनिष्ठ हो जाए। अभी ये सुनकर ऋषु के पाँव तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है एंड वहाँ पर जो अपने जियांग थी वो भी शॉक के होते हैं। अभी फिर वो कहते हैं किंतु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तुम दोनों ही लड़के थे तो ये विवाह का ख्याल हम सब ने छोड़ दिया। अभी वो कहती है तो अब क्यों उस बारे में आप बात कर रहे हैं, उस वचन का अब यहाँ क्या काम है। अभी जो अपने गिरवाजा होते हैं वो कहते हैं काम है, यदि अपना इनके सिंह भूत घाटी का हिस्सा रहा तो उसके प्राणों पे संकट रहेगा या हम सब पे संकट रहेगा, किंतु अगर हम उस वचन को निभाते हैं तो वेन केसिंग जन्म से ही हमारा हो चुका होगा, वो हमारा ही कहलाएगा कि उसके जन्म से पूर्व ही उसको इस घर का सदस्य बनाने का निर्णय हम कर चुके थे। अभी ये चीज़ सुनकर शीशु का दिमाग एकदम ही ब्लास्ट हो चुका होता है। वो अपने किरासन को देखता रहता है और फिर फूमो को देखता रहता है कि लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं। अभी वो फिर वेन किसी की तरफ देखता है जो कि ऑब्वियसली बेहोश था। अभी वैनिंग और श्याम भी बहुत बुरी तरह से शॉक हुए होते हैं। अभी वो कहती है आपको पता है आप क्या कह रहे हैं कि ये दोनों लड़के हैं, विवाह कैसे हो सकता है इनका। अभी जो अपने राजा होते हैं कहते हैं मैं शीशु और वैन की बात कर भी नहीं रहा हूँ। अभी वो कहते हैं तो अब आप क्या कह रहे हैं, आखिर विवाह की बात तो हमारी संतानों की हुई थी ना। अभी वो कहते हैं हाँ हमारी संतानों की ही हुई थी, लेकिन कदाचित आप बोल रहे हैं कि गुरजांग भी हमारी ही संतान है। अभी ये चीज़ सुनकर वैनिंग, शीशु, गुरजांग, इवन फूमो सबके सब सख्ते में आ जाते हैं। अभी फूमो 2 कदम पीछे हट जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कहती है किन ये क्या कह रहे हैं आप, अब वेन केसिंग का विवाह गुरजांग से कराना चाहते हैं। अभी वो कहते हैं और कोई मार्ग नहीं है फूमो, अगर वेन केसिंग को और इस राज्य को दोनों को बचाना है तो यही एक मार्ग है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वेन केसिंग अच्छा लड़का है और गुरजांग उसे जानती भी है। अभी गुरजांग उन दोनों को देखती रहती है और फिर वो वैनिंग की तरफ देखती है जो कि चुपचाप होता है क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहा था और वो कैसे ही सबके खिलाफ जा सकता है। अभी जो जांग थी वो वैनिंग की तरफ देखती है जो कि चुपचाप था, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जांग की नज़रें वो अपने पर फील कर पा रहा था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो जांग की तरफ देखे, उससे नज़रें मिलाए। अभी जो
शिशुता कहता है पिताजी अभी क्या कह रहे हैं, एक बार श्रेयांक से तो पूछिए। अभी वो कहते हैं ये समय ये सब पूछने का नहीं है, अभी ये मायने नहीं रखता है कि श्रेयांक क्या चाहती है, अभी ये मायने रखता है कि वैन कैसे वैनिंग और सिराज को कैसे बचाया जा सके। इतना बड़ा प्रकोप हम झेल नहीं सकते हैं, समझ रहे हो तुम। और केवल यही नहीं, यदि वैन कैसे गुरजंग से शादी करता है तो मैं उस साओजिंग से अपने दोस्त की मौत का बदला ले सकता हूँ, अपनी भाभी के अपमान का बदला ले सकता हूँ, वैन सिंह को और भाभी को उनका राज्य वापस करवा सकता हूँ। और ये सब तभी संभव है जब गुरजंग और वैन सिंह का विवाह होगा। शिशु कहता है किंतु पिताजी वो इतना ही कह पाता है। उससे पहले जो अपने किन्ना सिंह थे वो कहते हैं बस शिशु अब और कोई बात नहीं होगी, ये मेरा अंतिम निर्णय है, वैन सिंह और गुरजंग का विवाह होगा। अभी वो कहती है और यदि वैन ही ना करते तो। अभी वो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वैन बहुत समझदार इंसान है, वो जानता है कि उसकी माँ अभी वहाँ कैद में है, वो इतनी बड़ी मूर्खता नहीं करेगा। अभी गुरजंग फुमोंग की तरफ देखती है, शिशु की तरफ देखती है, वैनिंग की तरफ एक बार देखती है और फिर अपने किन्वाजंग की तरफ देखती है। किन्वाजंग पलटते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ पुत्री, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अन्याय कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा का चुनने का अधिकार भी नहीं दे रहा, किंतु एक राजकुमारी होने के भी कुछ दायित्व होते हैं जो कि एक राजकुमारी को निभाने होते हैं, जैसे कि राजा निभाता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दायित्व को हमेशा निभाता है। और आज तुम्हें अपने दायित्व निभाने हैं, तुम्हें वैन केजिंग से ये विवाह करना होगा, वैन केजिंग के लिए, अपनी काकी माँ के लिए, इस राज्य के लिए, हम सब के लिए। अभी शाम उन लोग को देखती रहती है और कहती पिताजी ये अनुचित है, ये अनुचित है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और ये कहकर वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी जो शिशुता कहता है जियांग जियांग रुको जियांग, और ये बोलकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी किन्वाजंग कहते हैं रुको शिशु, उसके पीछे मत जाओ, उसे कुछ समय दो, मेरी पुत्री बहुत समझदार है, अपने पिता को निराश नहीं करेगी। हाँ वो अभी मुझसे रुष्ट है, ये सब इतना अचानक हो गया, कोई भी इसी तरह ही बर्ताव करेगा, किंतु वो मुझे निराश नहीं करेगी। और अभी हमारे पास यही एक मार्ग शेष है, बस जल्द से जल्द वैन को होश आ जाए, इससे पहले कि साओजिन दूसरे राज्य के राजा कोई निर्णय ले, वैन केजिंग इस विवाह के लिए तैयार हो जाए, बस फिर तो कोई समस्या नहीं होगी। अभी जो अपना शिशु था उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस बात पर जो जियांग के साथ हो रहा था, क्योंकि उसकी एक लौती बहन है, वो उससे बहुत प्यार करता है, जान देता है उसके लिए, और उसके साथ ही आज इतना सब हो रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे भी अपने राजकुमार होने का दायित्व निभाना है। वो कुछ भी करता है तो जैसा कि किन्वाजंग ने कहा, इस राज्य पर वैन केजिंग पर फैनिंग पर संकट आ सकता है, जो कि ऑब्वियसली एक राजकुमार होने के नाते वो नहीं जा सकता, लेकिन वो भाई भी तो है, अपनी बहन के लिए चिंता हो रही है उसे, और उसे वैन के लिए भी बुरा लग रहा है कि उसे अपने राज्य के लिए, अपनी माँ के लिए जियांग से शादी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था सबके लिए। अभी अपनी फुमोंग वहाँ से चली जाती हैं और फिर जो अपना किन्वाजंग थे वो भी चले जाते हैं वहाँ से, एंड शिशु भी चला जाता है। वहाँ पर अब बस फैनिंग बचा होता है जो कि वहाँ पर जो गेट था, मतलब जहाँ सब गए थे उसकी तरफ देख रहा था, और अब वो अपनी आँखें बंद करता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन आंसुओं को वो इतने टाइम से कंट्रोल कर रहा था। लाइक ही वॉज रियली फीलिंग सो मच पेन इन हिज हार्ट, पर वो सब शो नहीं कर सकता। तो जब वो सब चले गए थे तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस था। अभी वो मन में ही कहता है चाचा जी ने जो कहा वही उचित है, यदि राजकुमार बहन को उनका राज्य मिल जाता है
उनके प्राण सुरक्षित रहेंगे, ये राज्य सुरक्षित रहेगा, तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस राजकुमार इस विवाह के लिए सज्ज हो जाए, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी वैन केसिंग को होश आ जाता है और वैन केसिंग वहीं बेड पे बैठा हुआ होता है। उसके पास में वैनिंग बैठा था एंड किन वैन उसके बगल में बैठे हुए थे, मतलब बेड के थोड़े से साइड में बैठे हुए थे। एंड जो शिशु था वो वैन केसिंग के सामने खड़ा था एंड जो फूमोंग थी वो थोड़ा पीछे जहाँ बेड का एंड था वहाँ पर खड़ी थी। एंड उन लोगों ने सब ने उसे बता दिया था, लाइक किन वैन ने और वैनिंग ने, कि लाइक अब क्या करना है। एंड वैन केसिंग बहुत ज़्यादा इस समय दुविधा में आ गया था, लाइक वो श्यांग से शादी कैसे कर सकता है यार। हाँ, उसे अपने राष्ट्र को बचाना है, अपनी माँ को बचाना है, लेकिन श्यांग से शादी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जब वैनिंग श्यांग को प्यार करता है, श्यांग वैनिंग को प्यार करती है, और वो सब कुछ जानने के बाद कैसे ही इस शादी के लिए तैयार हो सकता है। अभी वो बहुत परेशान हो रहा होता है। अभी किन वैन कहते हैं, हाँ कर दो बेटा, यही सबके लिए सही होगा, और अगर तुम श्यांग से शादी कर लेते हो, अपने राज्य को बचा सकते हो और अपने पिता की मृत्यु का बदला भी ले सकते हो, अपनी माँ को उसका खोया हुआ सम्मान दिला सकते हो। अभी वैन केसिंग जो कि अपना सर नीचे करके रखा हुआ होता है, वो किन वैन की तरफ देखता है और वो उनसे पूछने वाला था कि क्या इन सब का कोई और मार्ग नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलता उसके पहले ही जो अपना वैनिंग था वो वैन के हाथ पे अपना हाथ रख देता है। अभी वैन केसिंग वैनिंग की तरफ देखता है, अभी बाकी सब लोग भी वैनिंग की तरफ देखते हैं। अभी वैनिंग कहता है, हाँ कर दीजिए राजकुमार, यही उचित है और यही एक मार्ग शेष है। अभी परिस्थिति की मांग को पूरा कर दीजिए, राजकुमारी से विवाह करने के लिए हाँ कर दीजिए। अभी वैन केसिंग तो उसे देखते ही रह जाता है। वो कहता है, वैनिंग तुम, अभी वो इतना ही बोलता है, तभी जो वैनिंग माता कहता है, कुछ नहीं राजकुमार, अभी यही उचित है, अभी और कोई मार्ग शेष नहीं है, आपको राजकुमारी से शादी करनी ही होगी। अभी सब लोग ये देख के हैरान थे कि वैनिंग कैसे वैन केसिंग से बात कर रहा है एंड वो कितना फ्री है उससे ऐसे बात करने के लिए। अभी जो वैनिंग होता है उसको देखता रहता है कुछ सेकेंड, फिर वो अपनी किन वैन की तरफ देखता है और अपना सिर झुकाता है और कहता है, मुझे स्वीकार है, मैं श्यांग से विवाह करने के लिए सच हूँ। अभी किन वैन तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो चैन की सांस लेते हैं। अभी वो फिर अपने बहन के पास आते हैं, उसके फोrehead पे किस करते हैं और कहते हैं, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है तुमने, देखना अब सब कुछ सही हो जाएगा, और एक बार तुम्हारा विवाह हो गया ना, तो उस तारजिन को तो मैं उसको उसकी असली जगह पहुंचा कर रहूँगा। फिलहाल के लिए तुम आराम करो। हाँ। अभी वो फिर एक एक कर पास चले आते हैं। अभी फूमोंग की तरफ केसिंग देखता है और वो बहुत ज़्यादा सैड होता है, और फूमोंग भी देख रही होती हैं कि वो ये सब नहीं चाह रहा है, अब कोई क्या कर सकता है। अभी फूमोंग वहाँ से चली आती है और जो अपना वैन केसिंग होता है वो शिशु की तरफ देखता ही नहीं है। अभी वो अपना सिर झुका के वहीं पर बैठा हुआ होता है। शिशु वैन को और वैन को देखता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अभी हमें श्याम को दिखाया जाता है जो कि अपने कक्ष में बैठी हुई होती है और उसे जस्ट एक दासी बता कर ही गई होती है कि जो अपना वैन केसिंग है उसने विवाह के लिए हाँ कर दी है। एंड श्याम को पता ही था कि वैन केसिंग हाँ ही करेगा। जब वो ना नहीं कह पाए तो वैन केसिंग जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है वो ना कैसे कर सकता है शादी के लिए। अभी वो बेड पे बैठी हुई होती है और वो बहुत परेशान होती है। वो अपनी आँखें बंद करती है और कहती है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, ये पाप है, ये पाप है। विवाह किसी और से और प्रेम किसी और से। जब मेरे हृदय में वैनिंग है तो मैं वैन केसिंग से कैसे विवाह कर लूँ? ये तो प्रेम का अपमान होगा, विवाह जैसे पवित्र बंधन का अपमान होगा, वैन केसिंग का अपमान होगा, उन कसमों का, उन रस्मों का, सबका अपमान होगा।
मैं नहीं कर सकती, ये घोर पाप मैं नहीं कर सकती। और अगर वो बहुत रोने लग जाती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी तभी वहाँ पर एक दासी आती है। अभी वो कहती है, राजकुमारी आपको महाराज बाहर बुला रहे हैं। अभी जो श्याम होती है वो उसे देख के भी नहीं कहती है तुम चलो मैं आ रही हूँ। अभी वो दासी वहाँ से चली जाती है। अभी श्याम फिर अपने आंसू पोंछती है। अब वो आंसू पोंछ रही होती है तभी उसका ध्यान अपनी अंगूठी के ऊपर जाता है और उसमें जो डायमंड लगा था वो उसे देखने लग जाती है। अभी जो श्याम थी पहले ही इसमें काफ़ी टूटी हुई थी, काफ़ी हेल्पलेस फील कर रही थी और अब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। एंड वो प्रैक्टिकल नहीं सोचती थी, वो इमोशनली सोचती थी और उसको ये सब पाप लग रहा था कि अगर शादी किसी और से, प्यार किसी और से, फिर तो जो वचन होंगे, शादी के रस्में होंगी, कस्में होंगी, वो सब कुछ झूठे हो जाएंगे। उनका रिश्ता झूठा होगा क्योंकि वो प्रेम पर नहीं बनेगा, वो तो बस एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप बन के रह जाएगा जो कि वो नहीं चाहती क्योंकि ये विवाह का अपमान है, ऐसा उसका मानना था। तो वो भी जो भी कुछ चल रहा था वो समझ नहीं पा रही थी और ये सब चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और इसी टाइम पर जब उसका ध्यान उसकी अंगूठी पर लगे हीरे पर जाता है तो उसको एक बहुत ही भयानक विचार आता है स्वयं को समाप्त करने का, क्योंकि जब वो रहेगी नहीं तो उसे ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो पाप परिस्थितियाँ उससे करवाना चाहती हैं उसे सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी अंगूठी का जो हीरा था उसे निकालती है, लाइक अंगूठी को ही निकालती है और उसको अपने हाथों में पकड़े हुए होती है और उसे धीरे धीरे करके अपने मुंह के पास लेके जा रही होती है। एंड वो जस्ट अपने मुंह के पास उसे लेके जाती है तभी वहाँ पर शिशु आ जाता है और वो ये देखता है, वो एकदम से चिल्लाता है, श्याम क्या कर रही हो अभी। लेकिन जब तक वो कुछ और रिएक्ट करता, श्याम ठान चुकी थी उसे क्या करना है। वो उस हीरे को अपने सामान से लगा लेती है एंड ऑब्वियसली जहर था, स्ट्रॉन्ग जहर था। अभी जब तक शिशु वहाँ पर भाग के आता है तब तक जो श्याम थी वो नीचे गिर गई होती है उसके असर में आकर, लाइक जहर के असर में आकर। अभी शिशु तो बहुत परेशान रहता है, वो कहता है, श्याम ये क्या करती है तुमने, श्याम बच्चा आंखें खोलो, ये क्या करती है। वो एकदम से चिल्लाता है, पिताजी, माँ, कोई वैद्य को बुलाओ जल्दी। श्याम क्या करती है तुमने बच्चा, कहकर वो उसे आकर के रोने लग जाता है। अभी वो फिर तुरंत से उसे उठाता है और उसे बेड पर डालता है। तब तक जो वहाँ की सेविकाएं थी वो सब वहाँ पे आ जाती हैं और वो सब बहुत हैरान हो जाती हैं अपने श्याम को देखकर क्योंकि उसके लिप्स ना नीले पड़ रहे थे। अभी वो तुरंत से जाकर अपने किडमैन सैम को बताते हैं ये बात एंड जो अपने उमंग की उन्हें बताती है। एंड उस समय पर फैनिंग और वेन किसिंग वहीं पे थे। अभी जब फैनिंग और वेन किसिंग बात सुनते हैं कि श्याम ने जहर खा लिया है और उनका तो दिमाग ख़राब जाता है। फैनिंग तो इतना बुरी तरह से टूट गया होता है सुनकर। अभी जब वेन किसिंग श्याम के पास आने जाता है तो ऑब्वियसली वेन किसिंग के साथ साथ वेन को भी चांस मिलता है। वो दोनों ही वहाँ पे आते हैं एंड तुरंत से श्याम के लिए वैद्य बुलाया जाता है एंड वैद्य जो होता है वो फिर वहाँ पर श्याम को एग्जामिन करने लग जाता है। बाकी सभी लोग वहीं पर ही होते हैं। फैनिंग भी श्याम को देखकर बहुत ज़्यादा ही हेल्पलेस फील कर रहा होता है और उसके साथ साथ वहाँ पे सभी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि मैं भी ये सब नहीं चाहते थे, वो भी विवश थे, इसीलिए उन्होंने कोशियांग से करने के लिए कहा था। ये वैद्य जी जो कि कोशियांग का ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो ट्रीटमेंट करने के बाद किडमैन से कहते हैं, शुक्र मनाइए महाराज, इस शरीर के अधिकतर हिस्सों में नहीं पहुँचा था, बहुत कम ही ऐसे भाग थे जहाँ पर विष का असर हुआ था। अभी वो कहते हैं, वैद्य मेरी पुत्री ठीक तो हो जाएगी ना। अभी वो कहते हैं, निस्संदेह ठीक हो जाएंगी महारानी। इस समय पर उपचार मिलने के कारण राजकुमारी खतरे से बाहर है, किंतु अभी मूर्छित है, कुछ समय बाद मूर्छा टूट जाएगी। मैंने यहाँ पर अपने शिष्य से आग बना के रखवा दिया है, होने देते रहिएगा, कुछ ही दिन में एकदम स्वस्थ हो जाएंगी, किंतु आप सभी को उनका ध्यान रखना होगा। अभी जो किडमैन साहब होते हैं वो कहते हैं, धन्यवाद वैद्य जी। अभी वैद्य जी
और उनके शिष्य अपनी के नज़र और वहाँ पर जितने भी लोग थे लाइक वैन केसिंग, पेनिंग, जीशू, उन सभी को ग्रीट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो अपनी अम्मू होती है वो गुरशान जो कि फैन थी उसके पास ही आके बैठ जाती हैं और बहुत ही दुख भरी आंखों से उससे देख रही होती हैं। फिर वो उसके फोरहेड पे किस करती है और वहीं उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई रहती है। अब यहाँ से हमारा सीन शुरू करता है। हमें पिक्चर राजू को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कक्ष में ही होते हैं और अभी उनकी मूछें टूट गई होती है। वो जैसे ही अपनी आँख खोलते हैं तो सामने सार्जन को देखते हैं जो कि वहीं पर बेड पे ही बैठे हुए थे और उनका हाथ पकड़े हुए थे और उनकी मूछें टूटने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी बिच्छू जैसे सार्जन को अपनी आँख खोलते देखता है उसकी तो हार्ट बीट ही स्किप कर जाती है। अभी जो अपने सार्जन होते हैं वो बिच्छू को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हो। अभी बिच्छू उन्हें देखता रहता है फिर सैड हो जाता है और कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, आपने जो कार्य मुझे दिया था वो मैं कर नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कदाचित आपके किसी कार्य के योग्य ही नहीं हूँ। अभी जो अपने सार्जन होते हैं वो उसके सर हाथ फेरते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं को यदि मेरी दृष्टि से देखोगे ना तो इस समस्त संसार में तुमसे अधिक शूरवीर और पराक्रमी कोई नहीं है। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो तो सार्जन को देखे ही जा रहा होता है। अभी सार्जन कहते हैं इस समस्त संसार में केवल तुम ही तो हो जिस पर मैं अपने नेत्रों को बंद कर भी विश्वास कर सकता हूँ। इसी कारण से मैंने तुम्हें ये कार्य दिया था और ये कार्य पूरा नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस साहस शिष्य की है। और तुम चिंता मत करो, इसका परिणाम वो भुगतेगा ज़रूर। और वो ही क्यों, इसका परिणाम उसका समस्त परिवार और उसका राज्य भी भुगतेगा। उसका इतना दुस्साहस, उसने मेरे अधिकार की चीज़ को मुझसे दूर किया, मेरे पुत्र पर प्रहार किया, इसका परिणाम तो उनको भुगतना ही होगा। अभी जब भी सार्जन ये पुत्र बड़ यूज़ कर रहा था ना बिच्छू का तो दिल ही छलने लग जाता था। वो वापस से ही और ज़्यादा सैड हो जाता है, जितना सैड था ना वो उससे ज़्यादा ही सैड हो जाता है वो। अभी सार्जन फिर उसके बाल जो हल्के से बिखरे हुए थे लाइक उसके फेस पे थे उसे हटाते हैं और कहते हैं अभी तुम विश्राम करो, कुछ समय के पश्चात आऊँगा। अभी बिच्छू बस अपनी आंखें झपकाता है और फिर सार्जन वहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ से हमारा सेट वापस से ही चार मौसम जागीर के महल में शिफ्ट होता है। हमें वेंजो, किन वैसेंग, फुमो और पेनिंग को दिखाया जाता है जो कि अभी किन वैसेंग के रूम में थे। गुरशान के साथ अभी उसकी दासियाँ थी। ये सभी लोग वहाँ पर बहुत परेशान थे। जो गुरशान ने कदम उठाया उसको लेकर और जो सिचुएशन है उन सभी को लेकर लाइक ऑब्वियसली उस शादी से कोई खुश तो था नहीं। वो शादी एक डील थी जिससे कोई भी खुश नहीं था। दूल्हा दुल्हन तो दूर की बात है, उसके आसपास भी कोई खुश नहीं होने वाला था उस शादी से। और वो शादी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। फिर गुरशान ने जो किया वो और ज़्यादा था। वो तो सही समय पर देश में पहुँच गया तो गुरशान की हालत में कुछ खास नुकसान नहीं पहुँचा। हालांकि थोड़ी तबीयत ख़राब हुई ही है उसके कारण, लाइक जहर खाया ऑब्वियसली, बट जान खतरा नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ हुआ था तो यही सारी चीज़ें उन सभी को परेशान कर रही थी। अभी जो प्रिंस होता है वो उस खामोशी को तोड़ता है क्योंकि सब ऑब्वियसली शांत थे। तो वो उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है पिताजी हम शैन के साथ सब नहीं कर सकते, वो ये विवाह नहीं करना चाहती है और आप सबने देखा ना उसने क्या किया। हम उसे इस तरह से विवश नहीं कर सकते। अभी जो अपने किन वैसे होते हैं वो कहते हैं परंतु इस विवाह के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है शिशु। अभी कुमोन कहती है तो आप क्या चाहते हैं, मेरी पुत्री मर जाए। कि मैं ऐसा अपने कुमोन की तुम्हें शोर को पकड़ते हैं और कहते हैं मेरी पुत्री, वो मेरी पुत्री भी है, हमारी पुत्री है वो। तुम उससे जितना प्रेम करती हो उतना प्रेम मैं भी करता हूँ। मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है मुझे खुशी हो रही है ये सब करते हुए। अभी वैन कहता है आप लोगों को इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और वैन यहाँ से चले जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। अभी जो क्रिकेट वैसा होते हैं उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। समझ में आया तुम्हें पता भी है
तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं वो लोग। अभी बनी कहता है लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं अपनी जान के लिए पूरी जान की ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ। नहीं काकश्री, ये मुझसे नहीं होगा। मैं और वैनिंग अभी यहाँ से जाएंगे। अभी वो फिर वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है चलो वैनिंग। अभी वैनिंग भी हाँ में से लाता है। अभी जब निकी वैसे होते हैं वो अपने बहन के सामने आते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अभी वैन कहता है काकाश्री, इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने कारण से खुशान के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप सबने देखा उसने क्या किया अपने साथ, और यदि वो मुझसे विवाह करना नहीं चाहती है तो उसमें गलत क्या है। हर युवती को यह अधिकार होता है कि वो अपना घर खुद चुने। आगे नजन कहते हैं मैं सब समझ रहा हूँ, सब कुछ, तुम्हारी बात, ये हालात, सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, किंतु तुम्हारे यहाँ से जाने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद तुम दोनों मुसीबत में पड़ जाओगे, और ये राजा तो मुसीबत में आएगा ही आएगा। तुम्हारे जाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कुर्बानी जो तुम देने की सोच रहे हो ना, ये व्यर्थ हो जाएगी। केवल तुम्हारा विवाह ही इस आने वाली समस्या को रोक सकता है। इसीलिए मैं इस विवाह पर इतना जोर दे रहा हूँ। अगर हुमा होती है वो कहती है मगर किन, अगर वो इतना ही बोल पाती है तब किन कहते हैं मेरी पूरी बात सुन लो हुमा, उसके बाद कुछ कहना। अभी जो हुमा होती है फिर चुप हो जाती है। अभी वो फैन की तरफ देखता है और फिर जो अपना था उसकी तरफ देखता है और फिर कहते हैं देखो बात जो मैं कहने वाला हूँ उसके बाद आप सभी मुझसे गुनाह करेंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि यदि आपके स्थान पर मैं होता तो मैं भी करना ही करता, किंतु और कोई विकल्प बाकी नहीं है। अब और कोई विकल्प बाकी नहीं है। अभी मोम कहती है आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभी कि मैं संग एक डिब्रत लेते हैं और वो मोम की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो मोम, जो वचन हमने बेन केसिंग और यीशु के जन्म से पहले लिया था, हमें उस वचन को उसी भांति पूरा करना होगा। हमें बेन केसिंग और यीशु की शादी करानी होगी। अभी ये सुनकर वहाँ पे सबके सब एकदम ही शॉक हो जाते हैं, सबके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं वापस से। अभी जो मोम होती है वो कहती किन, आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। अभी किंग हसन कहते हैं मुझे पता है पुमो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, किंतु अब कोई भी विकल्प बाकी नहीं है। बेन केसिंग और इस राज को बचाने का और कोई विकल्प नहीं है। यदि खुर्शम इस विवाह के लिए सज नहीं हुई है तो यीशु को उससे विवाह करना ही होगा। यही इस राज्य के लिए और बेन केसिंग के लिए सही है। अभी जब यीशु होता है बेन केसिंग की तरफ देखता है, बेन केसिंग यीशु की तरफ देखता है, और फिर वो दोनों ही किन हसन की तरफ देखते हैं। अब मोम कहती है ये कैसे संभव है किन। अभी किन कहते हैं सब कुछ संभव है, अगर नहीं है तो मैं संभव कर दूंगा। इस राज्य को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, बेन केसिंग को उसकी माँ से मिलाने के लिए, उसका राज्य उसे वापस दिलाने के लिए मैं सब कुछ संभव कर दूंगा। अभी जब यीशु होता है वो ऑब्वियसली ये शादी नहीं करना चाहता था, और बेन केसिंग भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। ऑब्वियस ये बात है, वो दोनों एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते। लाइक जो प्रिंस यीशु है वो तो थोड़ा बहुत पसंद भी करता है उसे, लाइक नॉट इन दैट वे, बट उसे बेन से कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे पसंद करता है उस तरह से नहीं, बट हाँ वो पसंद करता है। लेकिन बेन केसिंग तो उसे पसंद ही नहीं करता, तो शादी तो बड़ी दूर की बात है। और ऐसी सिचुएशन में उनको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। अभी किन हसन फिर यीशु के पास आते हैं, उसके दोनों शोरों को पकड़ते हैं और कहते हैं यीशु मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, अब सब कुछ तुम्हारे और बेन के हाथों में है। इस राज्य की तबाही या इस राज्य की खुशहाली, बेन केसिंग की ज़िंदगी, उसका राज्य, उसकी माँ, सब कुछ अब तुम दोनों के हाथों में है। अभी जब यीशु होता है वो तो बस किन हसन को देख रहा होता है। अभी किन हसन उसके गाल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं बेन के साथ गलत कर रहा हूँ, किंतु मैं एक पिता और एक काका होने से पहले एक राजा हूँ, एक मित्र हूँ, और मुझे मेरे मित्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। और मेरे लिए इस समस्त संसार में सबसे अधिक प्रिय मेरी प्रजा है,
और उस पर मैं संकट किसी भी हालत में आने नहीं दे सकता। तो शीशु, तुम्हें अपन को ये विवाह करना होगा, मेरे लिए, सैनरियो के लिए, मियान भाभी के लिए और इस राज्य के लिए, भूत घाटी के लिए। ये बात तो तुम दोनों को करना ही होगा। अभी वो दोनों ही इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि लाइक अब क्या करें, लेकिन अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। सच में कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब इवन कैसे और शीशु दोनों ही एक साथ बोलते हैं, हमें ये भी बस चुका है। अभी चोपड़ा बहन और शीशु तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्होंने एक ही साथ में बोला था ना, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वापस से किन्वा सेंग की तरफ देखते हैं। फिर किन्वा सेंग बहुत ही खुश रहते हैं और वो ले जाके अपने बहन के जिन को हक करते हैं, पर आराम से क्योंकि वो चोटर था। और फिर वो जाके अपने शीशु को हक कर लेते हैं और शीशु भी उन्हें बैक हक करता है। अभी किन्वा सेंग फिर शीशु से अलग होते हैं, उसके दोनों बालों पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने पिता को कभी निराश नहीं करोगे। अब सब सही हो जाएगा, सब कुछ। तो फिर वेंकट सर देखते हैं और कहते हैं, धन्यवाद पुत्र। वेंकट सिंह बस पल के झुकाता है अपनी। अभी किन्वा सिंह कहते हैं, वचन देता हूँ तुम्हें, तुम्हारा राज्य, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी माता तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अभी वेंकट सिंह इस पर भी बस अपने पल के झुकाता है। अभी जो वो होती हैं वो तो बस शिशु को देखे जा रही होती है क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है शिशु कर रहा है उसके लिए। फिर वेंकट सर भी वो देखते हैं और उसके लिए भी उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है। लेकिन अब क्या करें, अब अच्छे हो या बुरे, लेकिन जिनके भाग्य आपस में जुड़े होते हैं ना, नियति उनको मिलाने के लिए हालात पैदा कर ही देती है। और यही वेंकट सिंह और शिशु के साथ हो रहा था। दोनों के ना चाहते हुए भी उनका भाग्य, उनकी नियति उन्हें एक करने वाली थी। सो आज के लिए इतना है गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंश तो लिख दीजिएगा गाइस। और इतना देर से आने के लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। लाइक पता नहीं क्या हो गया था, इतनी उलझन हो रही थी कि कुछ किया ही नहीं जा रहा था। सो इसीलिए मैं और भी लेट हो गई और फिर मुझे कहने को हम सफ़र को परमानेंटली ख़त्म करना था। फाइनली वो ख़त्म हो गई, मैं बहुत सुकून में हूँ। सो या अब हम इसके ही अपडेट लेकर आएंगे। सो या अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। एंड फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ प्रॉमिस इट पीसेस के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस। एंड यस, आज अष्टमी है तो आप सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।